नमस्कार दोस्तों, सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी जो सीजीपीएससी मेंस की परीक्षा हुआ है, इस बार जो है कि सीरीज वाइज सारे पेपर का क्वेश्चन एनालिसिस करना है और उसी क्रम में जो है कि 2 वीडियो भूगोल से आप लोगों को डाल दिया गया है। तीसरे वीडियो में जो है कि जितने 2 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, सबसे पहले उसका एनालिसिस हम लोग करेंगे, फिर इसके बाद से 4 नंबर के क्वेश्चन का, फिर 8 नंबर और 10 नंबर, ऐसे करके एक एक सीरीज में जो है कि ये चारों प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 2 नंबर के प्रश्न जो है भारत के भूगोल से क्या क्या पूछे गए थे। प्रश्न यहाँ लिखे गए हैं। पहला प्रश्न जो था, अरावली पर्वत की श्रेणी के भौगोलिक स्वरूप को समझाइए। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर भारत के मैदान में भाबर प्रदेश कहाँ स्थित है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। तीसरा प्रश्न ये था, मंगलौर की तुलना में बंगलौर में वर्षा क्यों कम होती है। चौथा प्रश्न था, रेगुड़ मृदा की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। पांचवा प्रश्न था, जैविक कृषि से क्या अभिप्राय है, इसके मूल तत्व क्या है। और छठा प्रश्न आया था, एल्युमिनियम किस अयस्क से बनता है, अयस्क के अलावा एल्युमिनियम उत्पाद के प्रमुख आगत या इनपुट्स क्या है। वास्तव में देखा जाए तो 2 नंबर के प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप जो डिमांड है क्वेश्चन की, अगर उसको सही तरीके से फुलफिल करते हैं तो पूरे 2 में 2 नंबर मिलते हैं। इसमें नंबर कटने की संभावना नहीं होते हैं। यही कारण है कि जो बच्चे 2 नंबर के क्वेश्चन के साथ जस्टिस कर ले जाते हैं, उनका ओवरऑल नंबर अच्छा आता है, लेकिन 2 नंबर के क्वेश्चन को लिखना उतना ही चैलेंजिंग है। आइए हम लोग देखते हैं कैसे इस प्रश्न को हम लोग डील करेंगे। अब चूंकि पहला प्रश्न जो है अरावली पर्वत के भौगोलिक स्वरूप को बताने की बात कर रहा है, अर्थात अरावली पर्वत का स्वरूप क्या है, कैसा है। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखना है कि भले ही 2 नंबर का प्रश्न है, लेकिन मैप देने से मत हिचकिएगा। कारण यह है कि भूगोल में मैप ही जो है कि उसका बैकबोन माना जाता है। अगर मैप के थ्रू आप समझा नहीं रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वहां नंबर आपके कटने की पूरी संभावना होती है। अब जैसे अरावली पर्वत पूछा है तो सीधे सीधे क्या करना है, आपकी कॉपी में जो है कि मार्जिन रहता है ऑलरेडी 4। 2 नंबर के क्वेश्चन में एटलीस्ट 4 लाइन मिलते हैं। आप एक मैप बनाइए। कोई जरूरी नहीं कि भारत का पूरा मैप बनाइए, यहां से आप अरावली पर्वत को दिखाइए। वास्तव में ये जो अरावली श्रेणी है, इस अरावली श्रेणी का विस्तार जो है कि दिल्ली से लेकर के गुजरात के पालनपुर तक है। दिल्ली से लेकर के गुजरात के पालनपुर तक है। पहले हमको ये करना है कि डायग्राम में पूरा एक्सप्लेनेटरी बना लेना है, फिर उसके बाद से विशेषताओं को 1 2 3 करके सारे पॉइंट वाइज हम लोग लिखेंगे। इसका पूरा का पूरा विस्तार जो है कि लगभग 800 किलोमीटर में है। दूसरी इसकी खास विशेषता क्या है कि अरावली पर्वत का निर्माण धारवाड़ काल में हुआ था और ये विश्व की सबसे प्राचीनतम बलित पर्वत है। चूंकि इतना प्राचीन हो चुका है कि इसका अधिकांश भाग अपरदित हो चुका है, इसीलिए इसको अवशिष्ट पर्वत के नाम से हम जानते हैं। ये जो है ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग श्रेणियों के नाम से जानी जाती है। जैसे दिल्ली में जो है ये दिल्ली श्रेणी कहलाती है। दिल्ली में इसको हम दिल्ली श्रेणी कहते हैं। इसी प्रकार से जो है अलवर में इसको हम हर्षनाथ श्रेणी के नाम से जानते हैं। और उदयपुर में इसको हम जरगा श्रेणी कहते हैं। तथा गुजरात में इसको चंपानेर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। दूसरी इसकी खास विशेषता क्या है कि ये जो पर्वत है, चूंकि काफी मात्रा में जो है इसका ऊपरी भाग अपरदित हो चुका है, इसलिए इसका अवशिष्ट भाग ही बचा है और इस क्षेत्र में जो है कि खनिज जो है एकदम सतह पर आ गए हैं। इसीलिए इस पर्वत को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो तांबा, सीसा, चांदी, टंगस्टन, इस तरह के बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, और ये गुरु शिखर जो है कि वास्तव में देखेंगे तो गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो माउंट आबू में स्थित है।
इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि एक मैप बनाना है। मैप बना करके ये सारी विशेषताएं आपको दर्शा देनी है। मैप बना करके इतने में आप इसकी सारी विशेषताएं दर्शा सकते हैं। और फिर जो है कि अरावली के भौगोलिक स्वरूप को बोल रहा है, तो ऐसी स्थिति में फिर इसकी सारी विशेषताओं को आप 1 2 3 4 करके 5-6 पॉइंट में जो है कि आप चाहें तो लिख सकते हैं। कॉपी को 2 भाग में बांट कर इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर एक कंप्लीट हो जाएगा और सारे डायमेंशन की पूर्ति भी हो जाएगी। आप 2 नंबर के प्रश्न में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। इसका मैप का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो चीजें हम लिख भी नहीं पाते हैं, अगर मैप में शो कर देते हैं, वो एग्जामिनर समझ जाता है कि आप सारी चीजें दिए। तो मैप का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये भी होता है। चलिए अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न कहता है कि उत्तर भारत के मैदान में भाबर प्रदेश कहां तक स्थित है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। तो पहले हम देखते हैं कि भाबर प्रदेश का विस्तार कहां से कहां तक है। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें 2 चीजें पूछा है कि भाबर प्रदेश कहां स्थित है और दूसरा इसकी विशेषता क्या है। तो कहां स्थित है, लोकेशन को जब भी बताना है तो हम मैप के थ्रू बताएंगे। अब ये कहां स्थित है, सबसे पहले मैप बनाना है। दूसरी चीज एक चीज समझ लीजिए कि कोई जरूरी नहीं कि पूरे भारत का मैप बनाइए। जहां पर जिस भाग को दिखाना पार्ट वाइज भी मैप बना सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कहां पर इसकी अवस्थिति है। तो अगर हम देखें, देखिए हमने सिर्फ जो है उत्तर भारत का ही मैप बनाया है, क्योंकि हमको किसको दिखाना है, भाबर प्रदेश को दिखाना है। तो पूरे हिमालय को यानी पूरे भारत को बनाने की आवश्यकता नहीं। भाबर प्रदेश की अगर हम बात करें तो भाबर प्रदेश का विस्तार जो है कि शिवालिक के समानांतर, जैसे अगर ये शिवालिक है, क्योंकि हिमालय में 3 श्रेणियां हैं, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो जो भाबर प्रदेश है, इसी शिवालिक के समानांतर पूरे भारत में वास्तव में अगर हम देखें तो सिंधु नदी के द्वार से लेकर के या कोटवार क्षेत्र से लेकर के ये पूरा तीस्ता नदी तक कहीं पर जो है कि क्रमबद्धता इसकी टूट गई है, तो कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा है। लगभग 8 से 16 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, जो कहां से कहां तक है, सिंध के मैदान से, सिंधु नदी के मैदान से तीस्ता नदी तक। ये 8 से 14 किलोमीटर यानी 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में स्थित है। कहीं कहीं पर 8 है तो कहीं कहीं पर 16 है। ये तो आपने बता दिया इसकी अवस्थिति कहाँ है, अर्थात ये कहां पर स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। तो विशेषताओं को देखते हैं। देखिए, पहली चीज तो यह है कि भाबर प्रदेश जो है शिवालिक के बिल्कुल तलहटी के साथ समानांतर इसके फैला हुआ है। ऐसी स्थिति में जो हिमालय से आने वाली नदियां होती हैं, पर्वतीय भाग से चूंकि आती हैं, तो उनका वेग काफी तेज होता है। बड़े बड़े कंकड़, पत्थर, बजरी ये सब ला करके यहाँ पर निक्षेपित करती हैं। तो इसकी पहली विशेषता ये है कि ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों से निक्षेपित प्रदेश है। दूसरी विशेषता यह है कि बड़े बड़े कंकड़ पत्थर से निक्षेपित प्रदेश होने के कारण जो है कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कृषि करने योग्य अवस्था उपस्थित नहीं है, क्योंकि मिट्टी है ही नहीं, सिर्फ बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों का जमाव है और वहां पर कृषि हो नहीं सकती। न ही वनस्पतियों का आवरण है, बल्कि छोटे छोटे घास या झाड़ी नुमा पौधे जरूर उगते हैं। तो दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि यह प्रदेश है कृषि विहीन प्रदेश है। ठीक है। तीसरी इसकी विशेषता क्या है
कि चूंकि इस क्षेत्र में बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों से निक्षेपित प्रदेश है, पर्वतीय क्षेत्रों की जो नदियां होती हैं वो सकरी पतली होती हैं, मैदान में आकर के उनकी चौड़ाई बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में बहुत सारी नदियां इस प्रदेश में आकर के विलुप्त हो जाती हैं। तो तीसरी इसकी विशेषता यह है कि भाबर प्रदेश में नदियां विलुप्त हो जाती हैं। भाबर प्रदेश में नदियां सतह पर विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, यही इसकी मौलिक 3 विशेषताएं हैं। इन 3 विशेषताओं के साथ आप मैप बना कर इसको दर्शा देंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, दूसरा अगला जो प्रश्न पूछ रहा है, तीसरा प्रश्न कि मंगलौर की तुलना में बंगलौर में वर्षा कम क्यों होती है। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपने YouTube चैनल में डाल चुका हूं, जो कि प्रश्न पूछा हुआ था कि जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून को किस प्रकार प्रभावित करती है। इसका उत्तर उसी में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इसका भी रुक करके वहां व्याख्या किया है। आगे देखते हैं रेगुण मृदा। ठीक है ना, रेगुण मृदा की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। अब हमारा जो है अगला जो प्रश्न है ये कह रहा है कि रेगुण मृदा की विशेषताओं को संक्षेप में बताइए। हालांकि पूछा तो है सिर्फ विशेषता को, लेकिन अगर आप 2 लाइन में अगर आप थोड़े से शब्दों में इसकी उत्पत्ति को बता देंगे तो और ये अच्छा प्रश्न हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहली चीज क्या है। सबसे पहली चीज तो यह है कि रेगुण मृदा काली मिट्टी को ही कहते हैं, क्योंकि काली मिट्टी को ही रेगुण मृदा, कपासी मृदा या स्वतः जुताई की मृदा के नाम से जाना जाता है। तो सीधे काली मिट्टी न पूछ करके रेगुण मिट्टी पूछ दिया है। पहली चीज तो आप समझ लीजिए कि रेगुण मृदा का विकास कैसे होता है। तो रेगुण मृदा का विकास बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण की क्रिया से होता है। तो सबसे पहले अगर आप आंसर शुरू करेंगे तो आप यहीं से शुरू करेंगे कि रेगुण मृदा का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण से होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना है कि रेगुण मृदा का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण से होता है। दूसरी चीज हमको यही एक मैप बनाना है और मैप बना करके आपको इसकी अवस्थिति बता देना है कि वास्तव में भारत में रेगुण मृदा का विस्तार कहां-कहां पर है। तो अगर भारत में रेगुण मृदा का विस्तार देखेंगे तो मोस्टली जो है कि दक्कन के पठार पर पूरी तरीके से काली मिट्टी का ही विस्तार पाया जाता है। और आप इसको एक मैप से ऐसे आप दिखा सकते हैं। ये रेगुण मिट्टी वाली क्षेत्र है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है इसकी विशेषताओं को। तो देखिए मैप में आप चाहें तो यहां भी विशेषता लिख सकते हैं, या बस आप दे सकते हैं कि काली मिट्टी का क्षेत्र या रेगुण मिट्टी का क्षेत्र, रेगुण मृदा क्षेत्र। अब उसके बाद से इसकी विशेषता करके एक एक आप लिख सकते हैं। विशेषता में आप चाहें तो इसको भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, पहली विशेषता यह है कि इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण से हुआ है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि इसमें मिट्टी के कण जो होते हैं बहुत बारीक होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। इसलिए जो है कि ये मिट्टी गीली होती है तो फैलती है, सूखती है तो सिकुड़ती है। इसके कारण ये जो है मिट्टी ब्लॉकों में टूट जाती है, इसीलिए इसको स्वतः जुताई की मृदा कहते हैं। तो दूसरी विशेषता के रूप में आप इसको दर्शा सकते हैं कि इसके रवे जो होते हैं ये बारीक होते हैं, और बारीक होने के कारण जो है ये गीली होती है तो चिपचिपी होती है, और सूखती है तो सिकुड़ती है, जिसके कारण ये ब्लॉकों में टूटते हैं, इसीलिए इसको स्वतः जुताई की मृदा कहते हैं। तीसरी विशेषता के रूप में आप इसको बता सकते हैं कि चूंकि इसके रवे काफी बारीक होते हैं, इसलिए इस मिट्टी की अगली खास विशेषता यह है कि जल को रोकने की क्षमता इसमें सबसे ज्यादा होती है।
इसीलिए जो है ये जल धारण क्षमता इसकी काफी अधिक होती है, और जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण जो है ये शुष्क कृषि के लिए अच्छी मानी जाती है। इसकी जल धारण क्षमता अधिक है, इसलिए कैसी कृषि के लिए ठीक मानी जाती है? शुष्क कृषि के लिए जो है अच्छी मानी जाती है। अगली आप विशेषता बता सकते हैं कि चूंकि इस मिट्टी में प्राकृतिक रूप से कपास की कृषि होती है, इसलिए इसको कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन वर्तमान संदर्भ में आप देखेंगे तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है कि कपास के साथ साथ जो है कि गन्ना, गेहूं, तंबाकू, इन सारे फसलों को भी लिया जा रहा है। चौथी इसकी खास विशेषता क्या है? चौथी इस मिट्टी की खास विशेषता यह है कि ये जो मिट्टी होती है, इसके काले रंग होने का मूल कारण जो होता है वो लोहा और एल्युमिनियम के टिटानिफेरस मैग्नेटाइट यौगिक की उपस्थिति के कारण ही इसका रंग काला होता है। तो ये 5-6 पॉइंट इसकी विशेषताएं हैं, इसको आप इसमें दे देंगे तो ये प्रश्न का उत्तर बेस्ट माना जाएगा। लेकिन विदाउट मैप आप देंगे तो हो सकता है 2 में 1 नंबर दे। और अगर आपको लग रहा है कि जगह कम पड़ रहा है तो आप यहीं पर मैप में ही जो है कि इसकी सारी विशेषताओं को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि जैविक कृषि से क्या अभिप्राय है, इसके मूल तत्व क्या है। तो देखिए, जैविक कृषि की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो यह है कि जैविक कृषि को हमको डिफाइन करना है कि जैविक कृषि है क्या। तो आप सबसे पहले टू द पॉइंट आप उसको एकदम एक लाइन में शॉर्ट में बताएंगे कि जैविक कृषि वह कृषि है जिसमें रासायनिक और संश्लिष्ट उर्वरकों का प्रयोग न्यूनतम या नहीं के बराबर होता है, और इसके स्थान पर जो है कि हम कार्बनिक और जैविक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं। इसी कृषि को जैविक कृषि कहते हैं। और सामान्यतः जो है कि इसमें अब प्रश्न दूसरा इसका भाग ये है कि इसके मूल तत्व क्या क्या हैं। तो जैविक कृषि के मूल तत्व क्या है? कंपोजिट खाद यानी कंपोस्ट खाद, हरी खाद, इसके अलावा जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो खरपतवार कूड़े कचरे से बनता है उससे, खेतों के जो अपशिष्ट हैं वो सड़ते गलते हैं उसका इस्तेमाल हम उर्वरक के रूप में करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी प्रकृति के उत्पाद हैं उन सारी चीजों को जब हम उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उसे ही जैविक कृषि कहते हैं। और वास्तव में जैविक कृषि का महत्व जो है 1990 के बाद से तेजी से बढ़ा है। कारण यह है कि 1990 के बाद से विश्व स्तर पर जो है कि जैविक उत्पाद की मांग बढ़ गई, और जैविक उत्पाद की मांग बढ़ने का ही परिणाम था कि हर देश में जो है कि जैविक कृषि को बढ़ावा देने का एक मुहिम चलाया जा रहा है। हालांकि भारत में भी जो है लंबे समय से जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, और इस क्षेत्र में हमारा सिक्किम पहला उदाहरण जो है पूर्णतः जैविक राज्य बनने का उदाहरण पेश किया है। हालांकि छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार भी इस दिशा में काफी सराहनीय कार्य कर रही है। जो ये गोबर योजना या फिर गोधन योजना के माध्यम से गोबर खरीदी योजना है, ये इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है। तो हालांकि ये महत्व है, संक्षेप में आप बता सकते हैं कि 1990 के बाद जैविक उत्पादों की मांग में वृद्धि के कारण जो है कि जैविक कृषि को बढ़ावा मिला। सिक्किम पहला राज्य है, छत्तीसगढ़ इस दिशा में काफी अच्छा प्रयास कर रहा है। गोधन योजना वगैरह आप एक पॉइंट के रूप में दे सकते हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर काफी अच्छा हो। अगला प्रश्न यह है कि एल्युमिनियम किस अयस्क से बनता है, और इसके अलावा एल्युमिनियम उत्पाद में प्रमुख आगत या इनपुट क्या है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इस प्रश्न में भी 2 डिमांड है। एक तो इसका अयस्क पूछ रहा है और दूसरा पूछ रहा है कि एल्युमिनियम उत्पादन में इनपुट्स क्या है, आगत क्या है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि एल्युमिनियम का अयस्क जो होता है वो बॉक्साइट होता है। एल्युमिनियम का अयस्क जो है बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम बनाया जाता है। बॉक्साइट जो होता है इसमें कई प्रमुख तत्व पाए जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, इसके अलावा कुछ अन्य अशुद्धियां भी पाई जाती हैं, और इसी अशुद्धियों को दूर करके एल्युमिनियम यानी बॉक्साइट से एल्यूमिना बनाया जाता है। अब ये एल्यूमिना जो है एल्युमिनियम का आगत के रूप में कार्य करता है, यानी बॉक्साइट में जो अशुद्धियां पाई जाती है, क्योंकि बॉक्साइट के मूल तत्व कौन कौन से हैं? बॉक्साइट के मूल तत्व जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और अन्य कुछ अशुद्धियां होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करके जो है कि हम इससे क्या बनाते हैं? एल्युमिना बनाते हैं। इससे बड़े बड़े एल्युमिना के पिंड बनते हैं, और यही एल्युमिना का पिंड जो है एल्युमिनियम का जो है कि इनपुट्स होता है। एल्युमिनियम का इनपुट्स या आगत होता है, जिससे पिंड से चादर बना बना करके जगह जगह जो है कि जहां जहां एल्युमिनियम उत्पाद कंपनियां वहां वहां भेजा जाता है।
तो इस प्रकार आप इन सभी प्रश्नों की जो मूल डिमांड है उसको समझते हुए जो जो चीजें मांग की गई है उसको आप दे सकते हैं। अगर आप सिर्फ इसमें अयस्क लिख करके छोड़ देंगे तो ऐसी स्थिति में आपका एक नंबर कट जाएगा, सिर्फ एक नंबर मिलेगा। लेकिन अयस्क बताने के साथ साथ एल्यूमिना के प्रोडक्ट, अगर एल्यूमिना के इनपुट्स को भी अगर आप दे देते हैं तो आपको पूरा 2 नंबर इसका मिलेगा। धन्यवाद। अगले सीरीज में हम लोग 4 नंबर के प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे।